अच्छा, एक्टिव और पैसिव के अंदर करते हुए सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है हू इज़ डूइंग द एक्शन और सेंटेंस में उसकी जो जगह है वो कहाँ पर आ रही है। बेसिकली जो आपने जो चीज़ सीखनी है इसके अंदर वो ये सीखना है कि आपने वर्ब को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है। जब आप वर्ब को आइडेंटिफ़ाई करते हैं तो फिर एक्शन करने वाला और एक्शन जिस चीज़ की तरफ डायरेक्टेड है, ये आपके लिए फिर जानना आसान हो जाएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। अब एक्टिव द इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। हावियार पिच्ड द बेसबॉल। ये JAVIER लिखा हुआ है लेकिन इसे प्रोनाउंस हावियार करते हैं। हावियार पिच्ड द बेसबॉल। अब पिच बेसबॉल करने का क्या मतलब है? जैसे क्रिकेट में आप बॉलिंग करते हैं, उसी तरह बेसबॉल के अंदर जब आप बॉल जो है वो फेंकते हैं, तो वो बॉल पिचिंग कहलाती है। Javier pitched the baseball. So the subject of the sentence is performing the action of the verb. अब जो एक्टिव वॉइस है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करें। एक्टिव वॉइस अब हर सेंटेंस जो सबसे कॉमन इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसके 3 आप कह लें कि ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है? ये मैं 3 आपको यहाँ स्लॉट्स बना रही हूँ, ब्लॉक्स बना रही हूँ या प्लेसेस बना रही हूँ, आप इनको कुछ भी कह लें। ये 3 जो स्लॉट्स हैं इनमें पहला होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट। स्कूल के बच्चों को इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हम सिखा देते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आएं। लेकिन ये स्कूल के लेवल पर एक्टिविटी के लिए ठीक है। आप लोगों ने जब ये एक्टिव पैसिव प्रिपेयर करना है तो आपने ट्रांसलेशन के पर्सपेक्टिव से करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन में अगर आपको उर्दू का कोई पैराग्राफ आता है और उसमें पैसिव वॉइस अगर आ जाता है तो आपके लिए उसको जानना मुश्किल होगा। उसमें वजह ये है कि हर बार इतना सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आएगा, उसके अंदर चेंजेस होंगी। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि उस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब क्या है। अब इस एग्जाम्पल की तरफ हम देख लेते हैं। अच्छा, आप 32 हो गई हैं। ये जो एग्जाम्पल है अब इसकी तरफ आप गौर से देखें। हावियार पिच्ड द बेसबॉल। यहाँ पर हावियार सब्जेक्ट का जो स्पॉट है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। पिच्ड सॉरी, पिच जो है ये वर्ब है और बेसबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आएगा आप पहले उसका मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करेंगी। मेन क्लॉज हमेशा कंप्लीट सेंस देगा, नंबर 1। नंबर 2, मेन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और कॉम्प्लीमेंट भी होगा। कॉम्प्लीमेंट में इसलिए कह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट और सेंटेंस का बाकी का जो हिस्सा वर्ब के बाद आता है वो मिलाकर कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अब आपने जब मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करना है तो उसके बाद आपने मेन वर्ब पर फोकस करना है कि वो कौन सा ऐसा वर्ब है, कौन सा ऐसा एक्शन है जिसके इर्द गिर्द वो पूरे सेंटेंस जो है वो घूम रहा है। जब लेट से हमें ये आया हावियार पिच द बेसबॉल, ठीक है, और हमने इसमें मेन वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया है पिच्ड। अब हम वर्ब से पहले देखेंगे कि कौन है, ये डूअर ऑफ द एक्शन है या फिर वो है जिसकी तरफ एक्शन डायरेक्टेड है। अगर ये डूअर ऑफ द एक्शन है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, तो ये सब्जेक्ट होगा और ये वर्ब से पहले आ रहा है। फिर वर्ब के बाद आप देखें कि जिस चीज की तरफ एक्शन डायरेक्टेड है, ठीक है, एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, बेसबॉल के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि यानी कि ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जिस ऑर्डर में आ रहा है कि सब परफॉर्मर ऑफ द एक्शन पहले और जिसकी तरफ एक्शन डायरेक्टेड है वो बाद में, तो फिर ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बन के ये हम कहेंगे बड़ी आसानी के साथ कि ये एक्टिव वॉइस बन गया है। अब सब्जेक्ट इसमें हावियार है, वर्ब इसमें पिच्ड है। हु इज डूइंग द पिचिंग? हावियार। हावियार इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देयरफॉर द सेंटेंस इज एक्टिव।
अब पैसिव की तरफ आ जाएं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट डूइंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर आप कहेंगी कि हम तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें जो है ना वो ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रामेटिकली जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो यही 3 ब्लॉक्स पर बेस्ड होता है। और वो क्या है? पहला ब्लॉक आपके पास आ गया है सब्जेक्ट का, ठीक है, दूसरा ब्लॉक आपके पास आ गया है वर्ब का, और तीसरा ब्लॉक आपके पास आ गया है ऑब्जेक्ट का। अब आप कहेंगी कि अगर यहाँ पर बेसबॉल आ रहा है तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कर सकते? ग्रामेटिकली स्पीकिंग हमेशा जो हम ग्रामर में क्या करते हैं कि हमारे पास सेंटेंसेस में मुख्तलिफ जो हैं वो ब्लॉक्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट के अंदर हम जो वर्ब हम जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी कैटेगरीज को वहां पर लाकर फिट करते हैं। हर सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन की एक अपनी जगह है, ठीक है, एडवर्ब की एक अपनी जगह है, एडजेक्टिव की जगह है, लेकिन जो जगह फिक्स्ड होती हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की होती हैं। वर्ब की जगह हमेशा फिक्स्ड होती है, ऑब्जेक्ट की भी फिक्स्ड होती है, सब्जेक्ट की भी फिक्स होती है। अब यहाँ पर था हावियार पिच द बेसबॉल। हम जब बेसबॉल को पहले ले आए हैं, ठीक है, तो फिर भी वो सब्जेक्ट ही कहलाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से ये स्लॉट है ही सब्जेक्ट का, चाहे यहाँ पर परफॉर्मर ऑफ द एक्शन हो या फिर वो जिसकी तरफ एक्शन जो है वो डायरेक्टेड हो। यहाँ पर वो आपको यही कह रहा है कि सब्जेक्ट है बेसबॉल, द बेसबॉल। वर्ब आ गया आपका, पहले था पिच्ड, वो के पास सिंपल में था, तो जब आपने उसे पैसिव में कन्वर्ट किया है तो आप वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। द बेसबॉल वॉज पिच्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, ये कॉमन सेंस की बात है कि एक ऑब्जेक्ट तो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अ लिविंग बीइंग कैन परफॉर्म एन एक्शन, ठीक है, या फिर जो है ना कोई कार है, ऑब्वियसली इट इज बीइंग ड्रिवन बाय अ ह्यूमन, तो वो कार भी एक्शन परफॉर्म कर सकती है, या मोटर बाइक या साइकिल, बाइसिकल या मोटरसाइकिल जो भी है। लेकिन ये है कि वो चीज जो है ना बिल्कुल बेजान ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। पर जो स्लॉट यहाँ पर वो है वो सब्जेक्ट का है, और यहाँ पर हम उठाकर बेसबॉल को ले आए हैं, सिर्फ हमने सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बदल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर उसने सब्जेक्ट की जगह इख्तियार कर ली बेसबॉल ने। द बेसबॉल वर्ब आ गया वॉज पिच्ड, और ऑब्जेक्ट की जगह जो है ना बाय हावियार, ठीक है। लेकिन वो उसको फिर भी आप यही कहेंगे हावियार स्टिल डूअर ऑफ द एक्शन रहेगा। तो सब्जेक्ट की अगर हम ये डेफिनेशन लें कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आकर जो है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट हमेशा, अब यहाँ पर मैं आसान हल आपको बताने लगी हूँ कि जब आपने पैसिव को आइडेंटिफाई करना है ट्रांसलेशन के दौरान, तो आपको पता कैसे चले कि ये पैसिव है? लाइक आई सेड, सबसे पहले मेन क्लॉज ढूंढे। मेन क्लॉज वो होता है जिसमें हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, लेकिन ये तीनों चीजें उसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद आपने मेन क्लॉज के बाद मेन वर्ब ढूंढना है। वर्ब से पहले आपने देखना है कि कौन आ रहा है, वो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है या फिर वो जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ पर द बेसबॉल है, अब बेसबॉल खुद तो एक्शन परफॉर्म कर नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर वो जिसकी तरफ एक्शन डायरेक्टेड है वो आ गया, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट ही कहलाएगा ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से, क्योंकि ग्रामर के रूल्स कहते हैं कि पहले आने वाला, वर्ब से पहले आने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के आने वाला, बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर बेसबॉल जो है वो सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया was pitched. Who is doing the pitching? Javier. Javier is not the subject of the sentence, therefore the sentence is passive. Note the word by is often present in a passive voice sentence. Javier pitched the baseball. Javier, the subject of the sentence, is doing something. He is active. Just like the sentence that expresses what he is doing is active. The baseball was pitched by Javier. अब ये देखें आपके ये एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही है,
लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट परफॉर्मर ऑफ द एक्शन नहीं है, ठीक है। परफॉर्मर ऑफ द एक्शन बाद में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वर्ब से पहले और बाद में ये जो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन और ऑब्जेक्ट की जगह है उस पर ध्यान देना जरूरी है कि अगर वर्ब से पहले परफॉर्मर ऑफ द एक्शन नहीं आ रहा, लेकिन जिसकी तरफ एक्शन डायरेक्टेड हो रहा है, एक्टेड अपॉन यहाँ पर जैसे लिखा हो रहा है, तो वो पैसिव बन जाता है। The baseball, the subject of our sentence, is doing nothing. It's passive, just like the sentence that shows it was acted upon is passive. Which is more concise? अब यहाँ वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा, सबसे जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव या कंसाइज, सबसे प्रिसाइज जो है, सबसे छोटा सेंटेंस इनमें से कौन सा है? Look at the length of the two sentences, which is more concise. Javier pitched the baseball. The baseball was pitched by Javier. अब of course आप कहेंगी कि एक्टिव वॉइस वाला जो है वो कंसाइज है। यहाँ पर वो आपको ये कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि एक्टिव वॉइस यूज करें। अब आप जो ऐसे वगैरह लिखेंगी उसके अंदर तो प्रेफरेबली आप एक्टिव वॉइस ही यूज करें, ठीक है। क्योंकि पैसिव वॉइस में आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूंगी, पैसिव वॉइस के अंदर कई बार आपको टेंसेस का कंफ्यूजन हो जाता है, उसके अंदर गलतियों के चांसेस कई बार ज्यादा होते हैं। इस वजह से आप ऐसे के अंदर पैसिव वॉइस यूज ना करें। हाँ, जब ट्रांसलेशन आप कर रही हैं तो वहां पर आपकी मजबूरी है। ट्रांसलेशन करते हुए बात याद रखनी है कि अगर डायरेक्ट स्पीच है दी हुई तो उसे डायरेक्ट में ही रहने देना है। अगर पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो आपने पैसिव वॉइस में ही उसको रहने देना है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस है तो आपने उसको एक्टिव में ही रहने देना है। किसी भी तरीके से उसकी जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है और जो उसकी सेंस है वो आपने चेंज नहीं करनी। ट्रांसलेशन जब आपने करनी है उसके अंदर किसी चीज को बदलना नहीं है, लेकिन आपने जो काम करना है वो ये है कि उर्दू के सिस्टम से आपने इंग्लिश के सिस्टम में जब वो लिखा जाएगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपकी ट्रांसलेशन का हमेशा टारगेट होता है। As you can see, the first sentence, the active voice sentence, is also the most concise sentence. Unless you have a very good reason for writing a passive sentence, you should plan on writing your sentences in the active voice. Also, the active verb is more forceful than the passive one. तो पैसिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपकी बात ज्यादा जोरदार अच्छे तरीके से क्लियरली कन्वे नहीं कर पाते, लेकिन जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं वो आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर लेते हैं। While passive voice is not incorrect, if you have too many of them, your writing may sound awkward to your reader. पैसिव वॉइस लिखना कोई ऐसा बुरी बात नहीं है। अब पैसिव वॉइस कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं वहां पर इस्तेमाल होता है। कानून की किताबों के अंदर जो है ना वो पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है। कई बार आपने किसी को लीगल नोटिस भेजना है, वहां पर पैसिव वॉइस यूज होता है। फिर कई बार ये भी होता है कि जो आप पैसिव वॉइस है वो आपका कोई रिसर्च आर्टिकल है या रिसर्च पेपर है तो उसके अंदर भी आप पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर सकती हैं। So the game was won when the ball was hit out of the stadium. बच्चों ये WON वाला जो है इसे won नहीं बोलना है, ठीक है। बेशक ONE और WON जो है वो एक जैसे लगते हैं, देखने में इनका साउंड एक जैसा लगता है, स्लाइड सा डिफरेंस है कि वो ONE वाला जो है वो V वाले वन की तरह बोला जाता है, वन, ठीक है। जबकि ये WN वाला जो है थोड़ा सा होंठों को गोल करके जब आप ऊ बोलते हैं तो वन हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस इसमें ऐसा नहीं है, पर वन तो बिल्कुल नहीं बोलना है। The game was won when the ball was hit out of the stadium by George. George won the game when he hit the ball out of the stadium. अब आप देखो पहला सेंटेंस लंबा है हालांकि वो पैसिव में है, दूसरा वाला जो है सेंटेंस छोटा है हालांकि वो एक्टिव में है। अब इसके अंदर से अगर मैं आपको कहूँ कि मेन क्लॉज ढूंढना है पहले वाले में से तो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि मेन क्लॉज के हिसाब से आप देखें तो द गेम वॉज वन जो है, अगर आप यहाँ लेट से हम इसको दो सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आप जरा थोड़ा सा ध्यान दें, मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, अच्छा ये वाला देखें, द गेम वॉज वन। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो इसमें जो है ना वॉज वन जो है वो आपका आ जाता है वर्ब, ठीक है। ये आपका आ गया वर्ब।
और यहाँ पर आपका आ गया द गेम ऑब्जेक्ट। अब पैसिव के रूल्स के हिसाब से कई बार सब्जेक्ट देना जरूरी नहीं भी होता, सब्जेक्ट को इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट कंपलसरी ना हो तो फिर भी सेंटेंस अपने आप में एक सेंस बना लेता है। तो एक तो मेन क्लॉज ये भी बन जाता है। अगर हम यहाँ पर व्हेन को खत्म कर देते हैं, व्हेन को काट देते हैं, लेट से हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, नया सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉल वॉज हिट आउट ऑफ द स्टेडियम बाय जॉर्ज। ये भी एक मेन क्लॉज बन रहा है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास टू मेन क्लॉजेज हैं। फिर ऐसी सूरत में आप कहेंगी कि फिर मैं ट्रांसलेशन कैसे करूं, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ा हुआ है when ने। The game was won when the ball was hit out of the stadium by George। एक्शन नंबर 1 क्या है, पहले जॉर्ज ने बॉल को स्टेडियम से बाहर फेंका और फिर उसका रिजल्ट नंबर 2 की सूरत में आया द गेम वॉज वन, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप कह सकती हैं, इसके हिसाब से, एक्शन की सीक्वेंस के हिसाब से, कि ये मेन क्लॉज है, लेकिन ग्रामेटिकली ये दोनों मेन क्लॉज बनते हैं। अब ट्रांसलेशन में आपने क्या करना है, ट्रांसलेशन में आपने ये करना है कि आप लेट से द गेम वाज वन व्हेन द बॉल वाज हिट आउट ऑफ द स्टेडियम, ठीक है। तो आप व्हेन से शुरू करेंगी और ये पहले वाला जो है इसको बाद में ले आएंगी। उर्दू और इंग्लिश की वर्किंग फर्क होती है, कई बार इंग्लिश के अंदर जिस ऑर्डर में चीजें आ रही होती हैं, उर्दू में उसके उल्ट ऑर्डर में आ रही होती हैं। तो उर्दू में अगर आपको ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा ट्रांसलेशन के लिए तो क्या मिलेगा, जब जॉर्ज ने बॉल को जोरदार एक जिसे कहते हैं जर्ब लगाई, ठीक है, तो बॉल स्टेडियम से बाहर चली गई और गेम जीती गई, ठीक है। तो ये आपको उर्दू में आएगा। तो उसके अंदर आप देखें ऑर्डर फर्क आ गया है। पहले उर्दू में लॉजिकल सीक्वेंस आया कि पहले ये वाला एक्शन हुआ और फिर उसका रिजल्ट आया। इंग्लिश में ये ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ये आपके सामने ही वेरिएशन है। कहना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि अगर कोई इस तरह का आपको सेंटेंस आता है तो ये इसमें दोनों मेन क्लॉजेज जो हैं ये जॉइंड है व्हेन से, ठीक है। तो कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। आप ये देखें कि एक्शन पहले कौन सा हो रहा है और बाद में कौन सा आ रहा है, ठीक है। पहले ये एक्शन हुआ और फिर उसका रिजल्ट ये वाला निकला। तो आप पहले इसको ट्रांसलेट करेंगी, ठीक है, इसको एज अ मेन क्लॉज ट्रीट करेंगी व्हेन, जब, ये ऑल्टरनेट आपको उर्दू में नजर आ जाएंगे। तो फिर इस तरह से जब होगा फिर आप इसको ट्रांसलेट करेंगी और फिर उसका ऑर्डर आप इंग्लिश में करते वक्त चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। जॉर्ज won the game when he hit the ball out of the stadium। तो ये एक्टिव में है, इसकी तो ट्रांसलेशन करना काफी ज्यादा आसान है। अगर ये उर्दू में आएगा तो जॉन ने गेम जीत ली जब उसने स्टेडियम से बॉल बाहर फेंकी, ठीक है, छक्का लगाया या कुछ भी किया। अब ये उर्दू में जब आएगा तो आपके लिए एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन करना आसान होगा। पैसिव वॉइस के अंदर थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है, लेकिन ये है कि उसको ब्रेक डाउन करें, हमेशा सेंटेंस को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें, ब्रेक डाउन करें और उसके हिस्सों को समझने की कोशिश करें, कौन सी चीज पहले आ रही है, कौन सी बाद में आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप ये प्रैक्टिस करेंगी तो फिर फाइनल एग्जाम के लिए भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। Which sentence sounds forceful to you? The second one. It is also more concise क्योंकि ये एक्टिव में है तो ये छोटा सेंटेंस भी है इसके मुकाबले में, और फिर ये जो है ना वो कंसाइज भी है और ज्यादा फोर्सफुल भी है। Which one sounds more awkward? The first one। ये थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो जाता है, तो आपको कम्युनिकेशन में भी कहते हैं ना कि बात जितनी ज्यादा छोटी करें वो बात उतनी ज्यादा फोर्सफुल होती है। पर जब आपने दो लोगों के दरमियान सुलह सफाई करवानी है तो जरा बात जो है ना वो थोड़ी लंबी करें ताकि डायरेक्ट अल्फाज का बुरा असर ना हो। तो ये भी आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। इट सीम्स टू वॉन्डर अराउंड अ लॉट टू मेक इट्स पॉइंट, ठीक है। वॉन्डर अराउंड का मतलब ये बात जरा घुमा फिरा के की जा रही है और ये वाली जो है ना बात सीधी की जा रही है। तो ये मुख्तलिफ फोरम्स पर मुख्तलिफ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करने पड़ते हैं। जहां पर कानूनी आपने जुबान इस्तेमाल करनी है कि बात कन्वे हो, ठीक है, क्लियर भी हो, क्लियर कट भी हो, कंसाइज भी हो,
तो फिर वहां पर आप पैसिव यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको जो है ना वो बात बिल्कुल सीधी कम्युनिकेट करनी हो तो आप उसमें एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। अब सैम्पल सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, उसमें हमने मेन क्लॉज ढूंढना है, मेन वर्ब ढूंढना है, हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, कौन एक्शन कर रहा है और क्या एक्शन कर रहा है, इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डूइंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये आपने देखना है कि सब्जेक्ट वाले स्लॉट में परफॉर्मर ऑफ द एक्शन आ रहा है या वो जिसकी तरफ एक्शन जो है वो डायरेक्टेड है। आई हिट द बॉल अक्रॉस द फील्ड। अब यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास आ गया है एक सेंटेंस, आई हिट द बॉल अक्रॉस द फील्ड। अब अगर मैं कैटेगरीज के हिसाब से चलूं तो आप यहाँ देखें ये हिट जो है ये वर्ब आ गया, ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट के स्लॉट में आई आ गया। अब ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये बड़ा सा जो आपके सामने है, ये कॉम्प्लीमेंट है पूरा का पूरा। ये दो चीजों से मिलकर बना है। बॉल तक जो है वो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और प्लस अक्रॉस द फील्ड, फील्ड के उस पार, मैदान के उस पार, ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज? ये हमें सेंटेंस के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप अक्रॉस द फील्ड को काट भी दें तो आई हिट द बॉल जो है फुल स्टॉप तक बात आप खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि ये उसमें मजीद इजाफा कर रहा है तो हमने इसको समझना है कि इसे हम जो है वो अजंक्ट भी कहते हैं। अजंक्ट का मतलब यही होता है कि ये आपके सेंटेंस के मीनिंग में मजीद एडिशन कर रहा है, ठीक है, उसको हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर इसको निकाल भी दें तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेट्स से कि आपके सामने उर्दू में ये सेंटेंस क्या क्या आया है कि मैंने मैदान के उस पार बॉल फेंका, ठीक है, या फेंक दिया, थ्रू, हिट लगाई। हिट का इस वक्त मुझे जो है ना वो जहन में नहीं आ रहा कि उर्दू में उसको क्या कहेंगे। तो बहरहाल मैदान के उस पार मैंने बॉल फेंका, ठीक है, मैंने गेंद फेंकी। अब मैंने गेंद फेंकी मैदान के उस पार, अगर ये आप इसको उल्टा कर देंगे कि मैंने गेंद फेंकी, इंग्लिश के हिसाब से मैंने गेंद फेंकी मैदान के उस पार, तो उर्दू में ऐसे नहीं लिखा जाता। उर्दू में क्या होगा कि पहले जगह बताई जाएगी और फिर जो है ना उसकी तरफ एक्शन डायरेक्टेड होगा। मैदान के उस पार मैंने बॉल फेंकी, ठीक है, मैंने गेंद फेंकी। अब जब आप उसको इंग्लिश में करेंगे, मैंने कई बार कहा कि सब जो इंग्लिश और उर्दू है थोड़ा सा उनका ऑर्डर का फर्क आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, यानी कि इंग्लिश में जिस ऑर्डर में चीजें आती हैं उर्दू में उसके ऑपोजिट ऑर्डर में चीजें आती हैं। एक तो ये भी बात है, कई दफा हमेशा ऐसे नहीं भी होता पर अक्सर ऐसे होता है। दूसरी बात यह है कि जब आप मैदान के उस पार मैंने गेंद फेंकी तो आपने इसमें से मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करना है। क्या मैदान के उस पार वाले हिस्से में वर्ब आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो मैंने गेंद फेंकी, क्या उसके अंदर आ रहा है मैंने एक्शन परफॉर्मर, गेंद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फेंकी आपका वर्ब हो गया। तो मैंने गेंद फेंकी, अगर आप ये अकेला भी लें, मैदान के उस पार को अगर निकाल भी दें तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने गेंद फेंकी जो है वो आपका मेन क्लॉज हो गया। अब आपने मेन क्लॉज आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो मैंने गेंद फेंकी के अंदर से फेंकी आपका हिट वर्ब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आए हो गया, फिर गेंद द बॉल हो गया, फिर मैदान के उस पार अक्रॉस द फील्ड। इस तरीके से आपने जो है वो अपनी ट्रांसलेशन लेकर चलनी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये उसमें उन्होंने वही आपको बताया है स्टेप वाइज। द बॉल वॉज हिट बाय मी, ठीक है।
द बॉल वॉज हिट बाय मी, मेरी तरफ से बॉल को निशाना लगाया गया। अच्छा, वैसे ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा है, कई बार ट्रांसलेशन में ऐसे आपको नहीं आते। अक्सर ये बात की तसल्ली रखें कि अक्सर ट्रांसलेशन के अंदर आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ही आते हैं, लेकिन ये उस चीज़ की प्रेपरेशन है जो कि शायद आपको बिन बुलाए मेहमान की तरह मिल जाए। हो सकता है कोई पैसिव वॉइस में आपको उर्दू का सेंटेंस मिल जाए, तो अगर ऐसा मिले तो उससे डील करने के लिए ये हम पढ़ रहे हैं। द बॉल वॉज हिट बाय मी, गेंद को फेंका गया। ठीक है, उर्दू में अक्सर जो है ना वो बाय मी का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गेंद फेंकी गई, गेंद फेंकी गई, द बॉल वॉज हिट। अगर आप इसको इंग्लिश में बाय मी रहने भी देते हैं, लेट से पैराग्राफ में आपके एक्शंस की बात हो रही है, पीछे से आप ही के एक्शंस के बारे में बात चलती चली आ रही है, तो ये एक सेंटेंस आपके सामने आ गया, गेंद फेंकी गई। किसने फेंकी? ज़ाहिर है आपके बारे में बात हो रही है तो आपने ही फेंकी होगी। तो अगर आप पैसिव वॉइस में डूअर ऑफ द एक्शन, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन बाय मी करके नहीं भी लिखते हैं, अगर आप इस वाले जुमले को सिर्फ और सिर्फ द बॉल वॉज हिट तक भी रहने देते हैं और बाय मी नहीं भी लिखते, तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने उर्दू के अंदर सही तरीके से उस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। गेंद फेंकी गई, ठीक है, गेंद पहले आ रहा है, फिर फेंकी आ रहा है, गई, करने वाला वहां मौजूद नहीं है। आपके लिए बात साफ जाहिर है कि परफॉर्मर ऑफ द एक्शन मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये पैसिव वॉइस है। फिर गेंद, द बॉल, फेंकी गई, वॉज हिट, ठीक है, या वॉज थ्रोन, ये आपके पास इस तरीके से पैसिव का स्ट्रक्चर आ जाएगा। I hit the ball across the field, the ball was hit across the field by me। इसके अंदर भी देखो सेम चीज है, I hit the ball across the field। अब across the field मैंने बताया था कि ये आपका prepositional phrase है, ठीक है। prepositional इसलिए phrase कह रही हूँ क्योंकि ये across से शुरू हो रहा है। prepositions जो है ना parts of speech में वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक नाउन का दूसरे नाउन से जो कनेक्शन है वो एक्सप्लेन करते हैं, वो एक दूसरे से किस पोजीशन में है। अक्रॉस द फील्ड क्या चीज गई? बॉल, बॉल भी एक नाउन है और फील्ड भी एक नाउन है। फील्ड प्लेस है, बॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका कनेक्शन क्या है कि वो फील्ड के उस पार चली गई, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। अब अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज आप इसमें से निकाल भी देते हैं फिर भी आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ये मेन क्लॉज है तो ये कंप्लीट है, आई हिट द बॉल। उसी तरह द बॉल वॉज हिट, अगर आप ये वाला हिस्सा निकाल भी देते हैं क्रॉस द फील्ड बाय मी, तो आपका मेन क्लॉज ये आता है। बार बार मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मेन क्लॉज आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जब आप मेन क्लॉज आइडेंटिफाई कर लें तो फिर मेन वर्ब आइडेंटिफाई करें, और जब मेन वर्ब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन करना आसान हो जाएगा, लेकिन इसको स्टेप वाइज ही लेकर चलें। अच्छा, इस सेंटेंस की तरफ देखें, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ यू टेक द ट्रेन यू विल गेट टू द पार्टी ऑन टाइम। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है और इसके दो हिस्से हैं, कॉमा से सेपरेटेड है। पहला हिस्सा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो आपका मेन क्लॉज है। अब अगर आप कहें, सवाल ये पूछें कि हमें कैसे पता चलेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है, तो उसका एक सिंपल सा टेस्ट है। वो क्या है कि अगर कॉमा से सेपरेटेड है या कोई आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, व्हेन, वेयर, मीनवाइल, ठीक है, मोर ओवर, इस तरह करके जब आएगा तो आपने देखना है कि कौन सा हिस्सा निकाल देंगे तो जो हिस्सा रह जाएगा क्या वो कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं। इस सेंटेंस की तरफ देखें, कॉमा के बाद वाले अगर हिस्से को निकाल दें, इफ यू टेक द ट्रेन, अगर तुम ट्रेन लेते हो, शुरू में आ गया अगर, अगर हम इफ हटा दें, ठीक है, तो फिर आएगा यू टेक द ट्रेन, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकली इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? इफ यू टेक द ट्रेन मेन क्लॉज नहीं है। अब दूसरे की तरफ देखें, कॉमा के बाद यू विल गेट टू द पार्टी ऑन टाइम, अगर हम इफ यू टेक द ट्रेन हटा देते हैं, यू विल गेट टू द पार्टी ऑन टाइम की तरफ देखें, तो ये आपका मेन क्लॉज बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यू भी है जो आपका
परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, ठीक है। विल गेट आपका वर्ब आ गया, टू द पार्टी आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्यों आया? क्योंकि इस तरफ एक्शन जो है वो डायरेक्टेड है। ऑन टाइम इसका जो है आप कह लें कॉम्प्लीमेंट या अजंक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आप इसको भी निकाल दें ऑन टाइम को, तो फिर भी आपका मेन क्लॉज यही रहेगा, यू विल गेट टू द पार्टी, ठीक है। आई होप आपको इससे थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि मेन क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर आप देखें, जब मेन क्लॉज आ गया है, मेन वर्ब उसमें से देखें, गेट। विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, विल किसी सूरत मेन वर्ब नहीं हो सकता। गेट टू द पार्टी, अब इसका क्या मतलब है कि पार्टी में पहुंचना है आपने, तो पहुंचने का जो एक्शन है वो मेन है। कौन पहुंचेगा? आप। कहाँ पहुंचेंगे? टू द पार्टी, ठीक है। कौन ये एक्शन करेगा? आप। और किस तरफ होगा? पार्टी की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो मेन वर्ब है वो गेट हो गया। तो ये जब उर्दू में आएगा तो फिर इसी तरीके से आप इसको, स्टेप्स इसके वही होंगे। उर्दू में बेशक स्ट्रक्चर आगे पीछे हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में भी आ सकता है, मेन क्लॉज पहले भी आ सकता है, इनका आपस में ऑर्डर बदल भी सकता है, लेकिन हर बार टेस्ट एक ही जैसा होगा। आपने उर्दू में भी ये देखना है कि मैं सेंटेंस का, उस लंबे जुमले का कौन सा हिस्सा हटा दूंगी और जो हिस्सा पीछे रह जाएगा, आया वो कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो मेन क्लॉज नहीं है। उर्दू में भी सेम टेस्ट है जो इंग्लिश में टेस्ट है। आप देखो यहाँ पे उसने इफ यू टेक द ट्रेन काट दिया, यू विल गेट टू द पार्टी ऑन टाइम। Here the dependent clause is crossed out. Look just at the main clause. Then you can start to ask your questions. What is the main verb? Will get. Who will do the getting? You. Is you the subject of the sentence? Yes. Since you is doing the getting, the sentence is in active voice. अब हम आते हैं active voice के sentence structure की तरफ। Subject, verb, object हो गया। Subject यहाँ पहले ही slot में आ रहा है और वो कौन है? Performer of the action. पहले स्लॉट में सब्जेक्ट में परफॉर्मर ऑफ द एक्शन आ रहा है, और एक्टिव वॉइस के रूल के हिसाब से वर्ब से पहले अगर परफॉर्मर ऑफ द एक्शन आ रहा है तो वो आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। वर्ब से पहले अगर वो नाउन आ रहा है जिसकी तरफ एक्शन डायरेक्टेड है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। We'll stay at home if it rains. अब यहाँ पर आप देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया है, कॉमा भी नहीं है जिससे आप कोई हिंट ले लें, ठीक है। कोई और चीज नहीं है यहाँ पर, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इफ इट रेन्स मौजूद है। अगर हम वील स्टे होम को काट दें, इफ इट रेन्स रहने दें, अगर बारिश हुई तो नेचुरली सवाल बनता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा का तो जवाब इधर आ रहा है, इसका मतलब जवाब ज्यादा अहम है, सवाल इतना अहम नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो ये वाला हिस्सा है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका मेन क्लॉज है। वी विल स्टे होम, कौन क्या होगा? स्टे होम। कौन रहेगा? वी विल। कहाँ रहेंगे? होम, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है।